लेखिका जब हेलो स्टूडेंट्स, गैंगटॉक पहुंचती आज का है हमारा तो पाठ वहां है की सितारों से साना साना जगमगाती हाथ रात जोड़ी। लेखिका को बहुत साना आकर्षित साना हाथ करती जोड़ी है। पाठ की लेखिका है मधु गैंगटॉक को कांकरिया जी। लेखिका मेहनतकश यह पाठ बादशाहों एक का यात्रा शहर कहती वृत्तांत है, है। क्योंकि इस यात्रा वहां में की लेखिका के महिलाएं बच्चों साथ को कमर पर उनके बांधकर सहयात्री मणि अपने और कोमल उनका हाथों ड्राइवर से जितेन पत्थर नार्गे तोड़ती हैं था, जो और कि आदमी उनका अपनी पीठ गाइड पर भी था। भारी भरकम सामान ढोते लेखिका हैं। ने सिक्किम के शहर लेखिका गंगटोक को से इस शहर की सुबह, शाम कटाव और तक की रात यात्रा सभी की बहुत थी। सम्मोहित करते हैं। इस पाठ में रात में लेखिका ने सन्नाटा हिमालय और के सितारों सौंदर्य की का इतना जगमगाहट अद्भुत वर्णन रोशनी की किया है झालर कि लगी इसे होने का पढ़ते हुए एहसास ऐसा कराती लगता हैं। है मानो इस सौंदर्य को हम अपनी आंखों लेखिका से बताती है निहार रहे कि हैं। धीरे धीरे उजाला होने लगता है। लेखिका ने एक छोटी सी हिमालय के प्रार्थना सौंदर्य के लेखिका वर्णन के साथ साथ बोलने लगती वहां है, के निवासियों की साना मेहनत, साना हाथ अभाव जोड़ी और गरीबी गर्दहु को भी प्रार्थना रेखांकित किया है। हामरो जीवन चलो अब पाठ शुरू टीमरो करते हैं। कौशेली। इसका अर्थ है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। प्रार्थना के ये बोल लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका को किसी ने यह बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही लेखिका की आंख खुली तो लेखिका बालकनी में कंचनजंगा देखने के लिए भागी, परंतु आसमान बादलों से ढका था, इसलिए कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। किंतु लेखिका ने सामने तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखे। गैंगटॉक से 149 या 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। यहाँ के रास्ते में उन्हें एक कतार में लगी बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। लेखिका के ड्राइवर, जो कि उनका गाइड भी था, ने उन्हें बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें कभी उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसी नए कार्य की शुरुआत करने पर भी पताकाएं लगा दी जाती हैं, परंतु ये पताकाएं सफ़ेद न होकर रंगीन होती हैं। लेखिका जिस जीप में बैठी थी उसमें दलाई लामा की तस्वीर लगी थी। लेखिका ने कई दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीर देखी थी। यहाँ के लोग दलाई लामा को बहुत मानते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो नार्गे बताता है कि यह स्थान कवि लॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहीं पर तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लापचा और भूटिया सिक्किम की दो स्थानीय जातियां हैं जिनके बीच बहुत झगड़े हुए थे और इसी स्थान पर उनके बीच शांति वार्ता हुई थी, इसलिए कवि लॉन्गस्टॉक स्थान महत्वपूर्ण है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है। उस चक्र के बारे में नार्गे लेखिका को बताता है कि वह धर्म चक्र है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगता है कि चाहे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी, चाहे हमारा समाज कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, लेकिन हमारे देश के लोगों की आत्मा, उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप और पुण्य की मान्यता और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। रास्ते में कहीं कहीं लेखिका को नेपाली युवतियां स्वेटर बुनती हुई और बौने पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए मिल रहे थे। आगे चलते चलते रास्ते वीरान, सकड़े और घुमावदार होने लगे थे। हिमालय जैसे जैसे पास आता जा रहा था, अधिक विशालकाय नजर आ रहा था। वहाँ की सुंदरता को देखकर सभी सैलानी सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी जैसे गीत गुनगुनाने लगे थे, परंतु लेखिका मौन थी। वे उस दृश्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। कहीं झरने दिखाई दिए तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तीस्ता नदी, जो सिलगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। अब वे लोग सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर पहुंच गए थे। यहाँ एक विशाल सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सभी सैलानी कैमरे में इस दृश्य को कैद कर रहे थे और लेखिका का दिल वहां से वापस जाने को नहीं कर रहा था। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां दिखाई दे रही थी। आगे उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगा मानो स्वर्ग यहीं पर है। वहां पर लिखा था थिंक ग्रीन। लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से इतनी मुग्ध हो गई कि वह पैदल ही वहां घूमने लगी।
अचानक उनका यह ध्यान पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज़ से टूटता है। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख होता है कि इतने अद्वितीय सौंदर्य के वातावरण में ये औरतें अपने बच्चों को कमर पर बांधकर अपने कोमल हाथों से पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाती हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने लेखिका को बताया कि जिन सुंदर स्थानों को आप देख रही हैं सभी इन पहाड़ी औरतों ने बनाए हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा सी भी चूक हो जाए तो मौत निश्चित है। तभी लेखिका का ध्यान सिक्किम सरकार द्वारा लगाए गए बोर्ड पर गया जिस पर लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। इसका अर्थ है कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। लेखिका ने सोचा कि ये औरतें कितना कम लेकर भी समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। ये औरतें वेस्ट एट रिपेइंग हैं, अर्थात बेकार की सामग्री का उपयोग करके समाज को अधिक वापस लौटाती हैं। वहाँ से आगे चलने के बाद जब जीप ऊंचाई पर पहुंची तो उन्होंने देखा 7-8 वर्ष के बहुत सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन ने उन्हें बताया कि यहाँ केवल एक ही स्कूल है। 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये लोग स्कूल जाते हैं। ये बच्चे केवल पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि शाम को अपनी माँओं के साथ मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं। आगे रास्ता और भी संकरा होता जा रहा था। वहाँ लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलने पर चाय के बागान दिखाई दिए। युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती नजर आ रही थी। बोकू एक तरह का सिक्किमी परिधान होता है। युमतांग पहुँचने के लिए लेखिका को लायुंग में रात भर के लिए रुकना पड़ा। लेखिका जिस घर में रुकी थी वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी से बना हुआ छोटा सा घर था। लायुंग के लोगों की जीविका के साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका आगे से यात्रियों के साथ कटाओ, जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर है, वहां गई। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाओ का मार्ग बहुत खतरनाक था। रास्ते धुंध और फिसलन भरे थे। सभी की सांसें रुकी जा रही थी। वहाँ चेतावनी लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। जैसे जैसे वे कटाव के करीब आ रहे थे उन्हें दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। वहाँ की बर्फ देखकर लग रहा था जैसे यहाँ रात को ही बर्फबारी हुई हो, अर्थात स्नोफॉल हुआ हो। तभी वहाँ हल्की महीन बर्फबारी होने लगी। सभी सैलानी इस दृश्य को कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका जब बर्फ पर चलने लगी तो लेखिका के पांव झनझन करने लगे। लेखिका के पास बर्फ पर पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका ने सोचा किराए पर ले लूं, परंतु वहाँ एक भी दुकान नहीं थी। यह देखकर लेखिका ने सोचा शायद एक भी दुकान यहाँ न होना इस जगह के लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटन स्थल नहीं बना है। यहाँ यदि दुकानों की कतार लग जाएगी तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। लेखिका को लगा कि ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य के बीच हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी। तभी लेखिका की सहयात्री मणि कहती है कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के, अर्थात प्रकृति भी कितने नायाब ढंग से जल का इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है और गर्मियों में जब सबको पानी की आवश्यकता होती है तो इन बर्फ शिलाओं को सूर्य की तेज गर्मी से पिघलाकर हम तक जल पहुंचाने की व्यवस्था करती है। वहां से आगे चलने पर रास्ते में उन्हें इक्की दुक्की फौजियों की छावनी दिखाई देती है। वहां से थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। वहां के एक फौजी से लेखिका ने पूछा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत परेशानी होती होगी। उस समय वहां का तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस। तो उस फौजी ने उत्तर दिया, आप लोग चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। वहाँ की एक छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका युमथांग में चिप्स बेचने वाली एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो?
तो वह कहती है नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब वहाँ टूरिस्ट उद्योग भी इतना फला फूला नहीं था, परंतु भारत में मिलने के बाद यहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है। लेखिका को इस यात्रा के दौरान सिक्किम से जुड़ी कुछ लोक मान्यताओं की जानकारी भी मिली। उनकी जीप का एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। उनकी सहयात्री मणि ने उन्हें बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते समय जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैर के निशान हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटककर बाहर आ गए थे। जिस स्थान पर चावल गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद खेदुम नाम का स्थान आया। जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि यह लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। जितेन ने बताया कि यहाँ के लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा नहीं करते। आगे जितेन ने बताया कि गैंगटॉक का असली नाम गंगटोक है और गंगटोक का मतलब है पहाड़। युमथांग के बारे में बताता हुआ जितेन कहता है कि पहले युमथांग टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जब सिक्किम भारत में मिला तो कई वर्षों के बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या करेंगे। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बन रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज आज भी जारी है और मनुष्य की इसी समाप्त न होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। आपको ये चैप्टर समझ आया कि नहीं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।